शुरू करें हम लोग। तो पहला चैप्टर हमारा, और चैप्टर है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो, ये चैप्टर का नाता तुम्हारे के साथ पुराना है। जब तुमने क्लास 12th पढ़ी, याद है तुमको? तो क्लास 12th में भी वो पार्टनर का एडमिशन, उसका रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर, है ना, वो सारे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। फाइन। गुडविल को देखो, बेसिकली मैं आपको बता दूं, गुडविल को हम लोग प्रीमियम भी बोलते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, पहली बात तो ये है कि यार गुडविल का वैल्यूएशन क्यों होता है, नंबर वन। या ऐसा बोल दूं कि भाई कौन कौन से इंसिडेंट पे होता है, बिजनेस में कौन कौन से इवेंट होते हैं जब गुडविल का वैल्यूएशन होता है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुडविल का वैल्यूएशन होता कैसे है। आपके ये चैप्टर के अंदर गुडविल के सिर्फ वैल्यूएशन के क्वेश्चन है। गुडविल का कोई एंट्री वाला मैटर नहीं है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं है। आपको सिर्फ क्या करके बताना है, आपको बताना है वैल्यूएशन करके, ठीक है। तो गुडविल की अगर हम लोग बात, हाँ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई, कुछ कह रहा है क्या? तो सबसे पहले आप लिखें, लिखो नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्यों इसका वैल्यूएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आप लिखें, लिखो देयर आर देयर आर देयर आर डिफरेंट कंडीशंस, there are different conditions when there are different condition when there will be need of the goodwill. There will be need of the goodwill. For example, for example, at the time of sale of business, at the time of sale of business, sale of business, comma, admission or retirement of partner, admission or retirement of partner, retirement of partner, change in the profit sharing ratio, change in the profit sharing ratio, change in the profit sharing ratio, amalgamation of the business, amalgamation of the business, amalgamation of the, or business acquired by government, business acquired by government, acquired by government, ठीक है। तो बेटा ये अलग अलग कंडीशन होती हैं जबकि हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, ठीक है। आपको इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई आपके पास नीड की। अगला टॉपिक लिखें, फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे आपका गुडविल इफेक्टेड होता है। तो उसमें लिखो आप, फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन, कॉमा, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, एबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन, एबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन, ऑफ द बिजनेसमैन, अच्छा मैंने आपको इसमें लिखा है क्या पेटेंटेड ट्रेडमार्क लिखा है क्या, नहीं लिखा?
कॉमा लगा के लिखो, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, कॉमा, एबल एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, एबल एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट एटसेट्रा, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे वो फैक्टर हैं जिससे आपका गुडविल इफेक्ट हो रहा है। देखो ये थोड़ा सा बेसिक थ्योरी में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो आपके छोटू छोटू क्वेश्चन आते हैं जरा जरा से टेंगे टेंगे क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं 2-2 नंबर के कई बार। ठीक है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, तो ये फैक्टर हमने लिख लिए, फाइन। अभी हम लोग बात करते हैं, अगला लिखें, लिखो बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, यानी कि देखो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। देखो गुडविल का कनेक्शन जो होता है ना वो होता है सीधा किसके साथ, प्रॉफिट के साथ। तो जब भी आप गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो प्रॉफिट के बेस पर करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका जब आप वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए हमें देखना पड़ेगा कि गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो एवरेज प्रॉफिट पे किया जाता है, या तो एवरेज प्रॉफिट पे किया जाएगा, या फिर एक नाम जो आपने और सुना होगा जिसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो या तो होगा एवरेज प्रॉफिट या होगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, हाँ, एवरेज प्रॉफिट को बेटा हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट शॉर्ट में बोलेंगे एफएमपी। तो एवरेज प्रॉफिट या एफएमपी के बेस पर गुडविल का जब आप वैल्यूएशन करते हैं तो दो टेक्निक होती है बेटा। एक टेक्निक है हमारी मल्टीपल ईयर, मल्टीपल ईयर टेक्निक। मल्टीपल ईयर टेक्निक में क्या करना होता है, मल्टीपल ईयर टेक्निक में गुडविल के वैल्यूएशन के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट के साथ। ठीक है, ये डायग्राम इस तरीके से चल रहा है। अगर आप बना रहे हैं इसको शुरू से, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट या एफएमपी इसको बोलते हैं। एक तो होता है मल्टीपल ईयर, मल्टीपल ईयर में गुडविल निकालने का तरीका, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरह से होगी, गुडविल विल बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट या 5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो जितने साल बोलेगा 3 ईयर परचेज, तो 3 को एपी से मल्टीप्लाई कर दें, 5 बोलेगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, एक होता है मल्टीपल ईयर और एक होता है बेटा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। मैं कुछ साथ में आपके कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं मेरे पास, तो मैं हिंदी का भी लिखता हूँ। इसको बोलते हैं पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें गुडविल निकालने का तरीका होता है बेटा, गुडविल निकालने का तरीका होगा आपका एपी अपॉन एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 100 और माइनस करेंगे हम लोग इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो सॉरी, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, एपी का मतलब आपको पता होना चाहिए। एपी का मतलब क्या है, एपी का मतलब है बेटा आपका एवरेज प्रॉफिट, और एन आर आर,
NRR का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं सामान्य प्रत्यय की दर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्यय की दर, ठीक है। और एपी का मतलब है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का हिंदी में बोलते हैं विनियोजित पूंजी, ठीक है। चलो ये तो हुआ एक फॉर्मूला कि एवरेज प्रॉफिट में हमने डिवाइड लगाया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मल्टीप्लाई बाय 100 और माइनस क्या करा हमने कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला है। अगर गुडविल निकालनी है आपको कैसे, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से, ठीक है। अभी हम सीखेंगे इसमें कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, ठीक है। पर इसमें दो ही मेथड है। फिर आ जाएं आप इधर कि अगर आप गुडविल का वैल्यूएशन किस पे कर रहे हैं बेटा, सुपर प्रॉफिट पे। ना अगर आप सुपर प्रॉफिट पे गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो अगेन एक तो मल्टीपल ईयर, अच्छा सुपर प्रॉफिट को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ, अधिलाभ बोलते हैं भाई, अब सुपर प्रॉफिट। चलिए, तो मल्टीपल ईयर में गुडविल के वैल्यूएशन का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट। अगेन लैंग्वेज कैसे मिलेगी बेटा आपको कि भाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विल बी डन एट 5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। तो एक तो होता है मल्टीपल ईयर मेथड, फिर एक इसमें सेकंड जो हमारा होगा वो होगा हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन किसका करेंगे आप, कैपिटलाइजेशन करेंगे सुपर प्रॉफिट का। तो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का तरीका होता है आपका सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR मल्टीप्लाई बाय, सीधा आपको गुडविल देखने को मिलेगा सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और एक थर्ड मेथड और है बेटा आपका, थर्ड मेथड इसमें जो होता है वो होता है हमारा टेबल वैल्यू मेथड। थर्ड हमारा है बेटा टेबल वैल्यू मेथड। वैसे इसको टेबल वैल्यू मेथड की जगह इसका सही नाम मैं आपको बता, इसको बोलते हैं हम लोग एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड, हिंदी में बोले तो वार्षिकी, वार्षिकी विधि, हाँ जी। एन्युटी मेथड, एक्चुअल में ये एन्युटी मेथड जो है इसमें आपका गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें गुडविल निकालने का तरीका होता है बेटा आपका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टेबल वैल्यू, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टेबल वैल्यू। बोले सर अब ये टेबल वैल्यू क्या बीमारी है, तो ये टेबल वैल्यू आपको क्वेश्चन में बनाया बनाया पका पकाया मिलेगा, अपने को ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा। कैलकुलेटर लाए हो आप लोग आज, एक कैलकुलेटर है नहीं है, हाँ बोले सर अभी तो पढ़ना चालू ही किया है, कोई बात नहीं, तो आप कैलकुलेटर लेके आना, मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, कैलकुलेटर में कैसे। तो बेटा आप देखें कुल मिला के ये पूरा डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम है। आप चाहो फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो, ये पूरा डायग्राम है। कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लिया शायद मेरे ख्याल से आप लोगों ने, है ना। क्या फोन, फोन से तुमसे ना हो पाएगा बेटा, क्योंकि फोन से हो नहीं पाता वो। हाँ जी, तो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कुल मिला के सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट पे है या फिर सुपर प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट पे है तो, एवरेज प्रॉफिट पे है
तो दो मेथड, एक तो होता है मल्टीपल ईयर, ठीक है, और एक होता है आपका कैपिटलाइजेशन। सुपर प्रॉफिट में तीन है बेटा, एक है आपका मल्टीपल ईयर, एक है आपका कैपिटलाइजेशन, और एक है आपका टेबल वैल्यू मेथड। अब ये हमने जितने फॉर्मूले लिखे, इसमें तीन चार चीजें हैं जो आपके काम की हैं। एक तो ये कि वो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक ये कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सब सीखना पड़ेगा हमको एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखे हैं, लिखो इसमें बेटा, ना मुन्ना ना इसमें नहीं आता, उसमें आता है, इसमें नहीं आता। हाँ जी लिखो, लिखाऊं, लिखो। We will calculate the following item. We will calculate the following item. Following item for the following item. We will calculate the following item for the valuation of goodwill. Valuation of goodwill. पहला लिखो बेटा, नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। देखो बात को समझना आप। आपने पी एंड एल बनाया अपने जीवन काल में अभी तक, जब से आपने 11th में कॉमर्स पढ़ा, तो पी एंड एल अकाउंट में है ना बेटा, दो तरह का प्रॉफिट होता है, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है नॉन ऑपरेटिंग। मान के चलिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक रेडीमेड का शोरूम है और एक मेरे पास हॉस्टल है जहाँ से किराया आता है। तो जो रेडीमेड शोरूम की कमाई है वो तो मेरा बिजनेस है, तो वो तो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। और जो मेरा हॉस्टल है वहां से मुझे आता है किराया, वो है मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बात को आप समझना, दोनों तरह की इनकम, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो, वो हमेशा जाती कहाँ पर है, वो जाती है पी एंड एल अकाउंट के अंदर। क्योंकि आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी निकालोगे, वहां से तो आपका वो रेडीमेड बिजनेस की कमाई आ जाएगी। और जब आपको किराया मिलेगा, रेंट रिसीव होगा, तो उसकी हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। तो पी एंड एल के क्रेडिट में रेंट भी आएगा। यानी कि बेटा आप बात समझिए, पी एंड एल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है ना, सॉरी, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है, सभी होता है उसमें तो। लेकिन जब आप गुडविल की बात कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ, गुडविल तो बिजनेस का होगा, मेरा जो हॉस्टल है उसकी गुडविल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। गुडविल किसका होगा कि मेरा जो कपड़े का व्यापार है, जो मेरा रेडीमेड बिजनेस है, उसका गुडविल होगा। तो उसका गुडविल किससे इफेक्टेड है, या मैं ऐसे बोलूं कि मेरे जो रेडीमेड बिजनेस का जो गुडविल है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड है या नॉन ऑपरेटिंग से रिलेटेड है या सबसे रिलेटेड है? आपको क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ में आ गई बात आपको? भाई नॉर्मल सी बात है ना, आप दुकान चला रहे हो, अब आप दुकान चला रहे हो तो दुकान का अगर गुडविल अच्छा है तो उस दुकान का भी प्रॉफिट बढ़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर दुकान में बढ़िया काम हो रहा है तो हॉस्टल में बच्चे ज्यादा आ जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है ना। हेलो, हाँ भैया, कितने टाइम लगभग आए गुरु? 8:30 बज जाएंगे क्या? कितना, 7:30 बोल रहे हो, 8:30 बोल रहे हो आप? चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं बैठाऊँ, बैठाऊँ मैं, आप उसको। ठीक है, ठीक। हाँ जी, तो बात समझ में आ गई आपको? यानी कि बिजनेस की जो गुडविल है, बिजनेस का जो गुडविल है, वो सिर्फ किससे इफेक्टेड होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। यानी कि मुझे हर एक बिजनेस का, जब मैं बात कर रहा हूँ ना कि भाई हमने लिखा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किसका लिखा आपने? कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको हम लोग नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो मुझे वो चाहिए, वो प्रॉफिट चाहिए कि मान लो अगर कोई बिजनेस, मान लो मेरी शॉप है,
आप वो शॉप खरीदना चाह रहे हैं, तो आप ये देखेंगे ना कि यार चलो ठीक है, सर ने जितना कमाया कमाया, अगर हम सर के बिजनेस को एक्वायर कर लेंगे तो हम ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमाएंगे। तो मान लो अगर आप मेरी दुकान खरीद लोगे तो आपको सिर्फ वो रेडीमेड शोरूम बेचूंगा मैं, तो आप क्या उसकी कमाई आएगी, वो हॉस्टल का रेंट तो मेरे पास ही आएगा ना, वो थोड़ा आपके पास आएगा। तो आपका जो इंटरेस्ट होगा ना, आपका इंटरेस्ट ये होगा, आप मेरा P&L लेंगे, मेरे P&L अकाउंट का प्रॉफिट लेंगे, और उसमें से सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप निकालेंगे कि यार इनमें से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। ठीक है, चलिए तो इसमें लिखिए आप लोग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, the valuation of goodwill depends on the valuation of goodwill depends on the operating profit, depends on the operating profit, operating profit in the P&L account, in the P&L account, P&L account we have, in the P&L account we have operating as well as non-operating profit, operating as well as non-operating profit, non-operating profit for the purpose of goodwill, for the purpose of goodwill, purpose of goodwill, we will calculate, we will calculate future maintainable profit, future maintainable profit as follow, future maintainable profit as follow. तो आप कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या कैलकुलेट करने वाले हैं आप कैलकुलेट करने वाले हैं बेटा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होता है, पहले एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, उसको अपन पूरा समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप कॉपी करेंगे। होगा क्या बेटा, आपको है ना क्वेश्चन में वो 2-3 साल के प्रॉफिट देगा, मान लो 3 साल के प्रॉफिट दे दी, प्रॉफिट फॉर ईयर नंबर 1, 2 एंड 3, है ना, और मैं इसमें प्रॉफिट का एक इमेजिनरी फिगर भी डाल देता हूँ। चलो जी, मान लो पहले साल का प्रॉफिट है 70,000, दूसरे साल का है 1,00,000, तीसरे साल का है 90, 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। अब क्या करेगा वो, क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट देगा, वो एडजस्टमेंट अपने को सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए सुने पहला एडजस्टमेंट, वो कहता है इन द ईयर नंबर 1 देयर इज लॉस बाय फायर ऑफ ₹20,000। क्या बोला मैंने, इन द ईयर नंबर 1 देयर इज लॉस बाय फायर ऑफ ₹20,000। देखो पहले साल में कितने का लॉस बाय फायर हुआ, 20,000 का हुआ। अच्छा, वो 20,000 का लॉस होने के बावजूद आपने पहले साल में कितना कमाया है, 70,000। अगर वो लॉस नहीं हुआ होता तो क्या इफेक्ट होता, आपका प्रॉफिट 20,000 से बढ़ जाता ना। अच्छा देखो, वैसे भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल लॉस है, वो अनसर्टेन इवेंट है। अब अगर आप मेरा बिजनेस खरीदोगे तो जरूरी थोड़ी कि जो अनसर्टेन इवेंट मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अनसर्टेन इवेंट का जो इफेक्ट है वो यहाँ से हटाते हैं, नलीफाई करते हैं। तो क्योंकि इस लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट 70,000 रहा, अगर वो लॉस नहीं होता तो जैसा कि आप बोल रहे हैं मेरा प्रॉफिट कितना 90,000 हो जाता। तो इसका मतलब क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कभी किसी तरह का एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो उस एबनॉर्मल लॉस को उस रेलिवेंट ईयर में क्या कर देना चाहिए, ऐड कर। लॉजिक समझे आप, हमें क्या चाहिए, हमने इसका नाम ही क्या रखा है, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी कि अगर आप ये बिजनेस करेंगे तो आप कितना पैसा कमाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये नॉन रिकरिंग अनसर्टेन आइटम है इनका इफेक्ट हटा देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसको क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल सुने, अगर मैं आपको बोलूं इन द ईयर नंबर 2 देयर इज अ लॉटरी इनकम ऑफ 30,000,
बताइए, इन द ईयर नंबर 2 देयर इज अ लॉटरी इनकम ऑफ 30,000, क्या करें? अब लॉटरी इनकम आपको हर साल होगी क्या? गलती से हो गई। अगर लॉटरी इनकम नहीं होती तो क्या होता? 17,000 होता। तो आप क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो उसको हमें क्या करना चाहिए बेटा? हमें उसे करना चाहिए माइनस। तो ध्यान रखें, किसी भी तरह का अगर कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट आएगा तो उसे हम क्या करेंगे? माइनस। 2 पॉइंट सीख लिया अपन ने। एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट को। ये क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, देखो नंबर 3 ये कहता है, क्या होता है, ये जो आपको प्रॉफिट दिए जाते हैं ना, ये तो P&L के बैलेंस है। एक पॉइंट आता है, आपने देखा होगा पार्टनरशिप में, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर। रेम्यूनरेशन P&L एप्रोप्रिएशन का आइटम होता है, खर्चा होता है। तो ये जो बैलेंस है तो P&L के हैं, आपको तो नेट निकालना है एप्रोप्रिएशन का। तो ध्यान रखिए नंबर 3, अगर कभी भी कोई रेम्यूनरेशन का पैसा बाकी है ऑनर का, मालिक का, तो रेम्यूनरेशन को क्या करना चाहिए? माइनस करना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि इन द अबव केस द फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ द ओनर विल बी 10,000 पर एनम, कि भाई जो मालिक है इसका एक फेयर रेम्यूनरेशन बनता है कितना? 10,000 रुपये सालाना। अब आप बात समझो, क्या वो 10,000 रुपये मेरे को सिर्फ एक साल में से लेस करने हैं क्या? नहीं, वो 10,000 रुपये में क्या करूंगा बेटा? वो 10,000 रुपये में सभी सालों में से लेस करूंगा। देखो आप दोनों पॉइंट में फर्क समझो, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये तो सिर्फ एक ईयर स्पेसिफिक के लिए था, तो हमने सिर्फ उस ईयर में उसका इफेक्ट दिया। जबकि रेम्यूनरेशन तो हर साल का आइटम है आपके पास, तो उसको क्या करेंगे? हर साल में से लेस करें। ठीक है। चौथा पॉइंट, देखो अगर आपके पास किसी भी तरह की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम है तो वो माइनस की जाती है ना? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम का क्या मतलब? मान लो आपसे कहा गया कि ये जो बिजनेसमैन है ना, इसके पास 50,000 की एफडी है जिसपे इसको हर साल 5% का इंटरेस्ट मिलता है। 50,000 की एफडी है और 8% का इंटरेस्ट मिलता है। 8 बोला 5 बोला मैंने? 8 कर लेते हैं, राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 50,000 की एफडी पे हर साल 8% इंटरेस्ट मिलता है। अभी बाबा बताओ, वो एफडी का इंटरेस्ट तो इसके पास एफडी इसको मिलेगा, और तुम्हारे पास अगर होगी तो सबको, तो वो बिजनेस की इनकम थोड़ी ना बेटा। वो इनकम कौन सी है आपकी? वो इनकम होती है, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखिएगा बेटा, अगर कभी भी किसी तरह की कौन सी इनकम आ जाए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम आ जाए, तो उस इनकम को माइनस करते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम, तो 50,000 का 8% बोल रहा हूँ मैं, यानी कि 4,000 हो गया। तो हम क्या करेंगे? हर साल की कमाई में से कितना पैसा माइनस करेंगे? 4,000 रुपए को माइनस करेंगे। ये आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम। तो अभी मैंने कितने पॉइंट पढ़ाया आपको? 4 पढ़ाया। एबनॉर्मल लॉस प्लस है एबनॉर्मल गेन माइनस रेम्यूनरेशन माइनस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी माइनस। यहाँ तक का लिख लो फटाफट से, फिर आगे का लिखाते हैं आपको। लगभग 10 से 12 पॉइंट जो हैं वो इसमें बन सकते हैं आपके। तो 4 लो फटाफट से 4 पॉइंट। मेरे को लग रहा है कि आज ये वाला पॉइंट अब चालू किया तो आज सिखाई दूं पूरा। कैलकुलेशन ऑफ बाकी का कल सिखा देंगे, ये आज सीखेंगे। देखो बेटा, अगला पॉइंट, अगर आपको किसी तरह का मिले सेविंग इन एक्सपेंस तो उसको प्लस करेंगे। कैसे? बात को समझना। मान लो आपसे कहा जाए कि भाई आप जो बिजनेस खरीदते हैं, है ना, मान लो जैसे आप मेरा बिजनेस खरीदना चाह रहे हैं, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास एक अकाउंटेंट था, मेरे को अकाउंट का नॉलेज कम है, इसलिए मेरे पास एक अकाउंटेंट था। उस अकाउंटेंट को मैं साल के 6,000 देता था। आप बिजनेस खरीदे, आपने कहा अरे यार अपन क्या करेंगे, अपन तो खुद ही सी हैं,
तो आपने कहा कि अपन इस अकाउंटेंट को हटा देते हैं जो सर ने लगा रखा है। तो आप जब वो बिजनेस खरीदोगे तो आप उस अकाउंटेंट को हटा दोगे। जब आप उस अकाउंटेंट को हटा दोगे तो जो सैलरी में उसको दे रहा था वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो क्या पॉइंट बन जाएगा, वो सेविंग इन एक्सपेंस, खर्चा बच गया आपका। तो अगर कभी भी खर्चा बचेगा तो उसको क्या करेंगे बेटा, हम लोग उसको करेंगे प्लस। तो जैसे मैंने बोला कि मैं साल का 6,000 रुपये देता था उस अकाउंटेंट को, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर साल के प्रॉफिट में कितना ऐड कर दूंगा, 6,000 रुपये ऐड। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया अपने को। अच्छा, अगला पॉइंट इसका उल्टा बन सकता है। मान लो आपके पास सेविंग तो हुआ नहीं, सेविंग की जगह क्या हो जाए, देयर इज इंक्रीज इन द एक्सपेंस। तो भैया मान लो मेरी जो दुकान थी वो किराए की दुकान थी, मैं साल का 25,000 देता था, और मकान मालिक से एग्रीमेंट है कि अगले साल से किराया 28,000 होने वाला है। तो आप जब खरीदोगे तो मैं तो साल का 25 देता था, आप खरीदोगे तो साल का कितना देना पड़ेगा, 28, यानी कि आपको 3,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। तो क्या बन गया, इंक्रीज इन एक्सपेंस। तो खर्चा आपका अगर कभी बढ़ जाए किसी पॉइंट से तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उस खर्चे को करना पड़ेगा माइनस। तो ध्यान रखें बेटा, अगर सेविंग इन एक्सपेंस है तो प्लस करते हैं, लेकिन इंक्रीज इन एक्सपेंस है तो माइनस। ठीक है, आगे बढ़ूं। तो जैसे मैंने एक्सपेंस के पॉइंट बनाए, क्या वैसे इनकम के पॉइंट बन सकते हैं? तो आंसर आएगा यस, बिल्कुल बन सकते हैं इनकम के पॉइंट। इनकम के पॉइंट कैसे बन सकते हैं, इनकम के पॉइंट बन सकते हैं आपके पास, हो सकता है आपके पास इनकम इंक्रीज हो जाए या इनकम डिक्रीज हो जाए, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर कोई पॉइंट ऐसा मिलता है जिससे आपको लग रहा है कि यार हमारी इनकम बढ़ेगी, तो उसको ऐड कर लें, इंक्रीज इन द इनकम। तो अगर आपको किसी पॉइंट से लगता है कि आपकी इनकम बढ़ने वाली है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान के चलो मेडिकल स्टोर है ना, मेडिकल स्टोर आप ले रहे हैं मेरा, तो मेरा तो नॉर्मल मेडिकल स्टोर था। आपने कहा यार अपने तो घर में ही, फॉर एग्जांपल कि आपकी वाइफ डॉक्टर है, आपका दिमाग काम बोले यार अपन तो उसको यहाँ पे बिठा देंगे, तो पेशेंट एक्स्ट्रा आएंगे, पेशेंट एक्स्ट्रा आएंगे तो दवाइयाँ एक्स्ट्रा बिकेंगी, नॉर्मल सी बात है। तो अगर किसी पॉइंट से आपको लग रहा है कि इनकम बढ़ने वाली है तो उसको क्या कर देंगे आप लोग, प्लस कर देंगे। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा जैसे रेडीमेड बिजनेस है, आप खरीदना चाह रहे हैं, आपने कहा खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई स्कूल भी चलता है, आपने कहा अपने काम करेंगे, स्कूल के बच्चे को बोलेंगे भैया यूनिफॉर्म इसी दुकान से खरीदनी है आप। तो अल्टीमेटली आप अगर वो मेरी दुकान खरीदेंगे तो आपका एक स्कूल भी चलता है, तो स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म आपके यहाँ से ले लेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास इंक्रीज इन द इनकम होगा। तो अगर किसी पॉइंट से आपको लगे इनकम बढ़ने वाली है तो उसको क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे। और मान लो अगर किसी पॉइंट से आपको लगे कि इनकम क्या होने वाली है, कम होने वाली है, डिक्रीज इन द इनकम, तो उसको क्या करोगे बेटा, डिक्रीज इन द इनकम। अगर आपको लगे कि इनकम कम होने वाली है तो उसे हर साल में से क्या करेंगे, माइनस। और अगर इनकम इंक्रीज होने वाली है तो क्या करेंगे उसको। ठीक है तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। ये सारे पॉइंट एडजस्ट करके हम जिस प्रॉफिट को बोलते हैं वो प्रॉफिट होता है बेटा आपका एडजस्टेड प्रॉफिट होता है। और फिर उसका लगाओगे आप एवरेज, तो हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट, जिसको हम लोग बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ एपी, एवरेज प्रॉफिट, या कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने आपको देखो ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाया है आज, जिसमें एबनॉर्मल लॉस प्लस था, एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस था, रेम्यूनरेशन माइनस है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस है, सेविंग इन एक्सपेंस प्लस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस माइनस है, इंक्रीज इन इनकम प्लस है, और डिक्रीज इन इनकम माइनस। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आप जब पॉइंट पढ़ेंगे तो आप ये मान के प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि अगर मेरी जगह आप अब ये बिजनेस करेंगे तो आप कितना पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन का ये एक लॉजिकल मीनिंग होता है। हमने क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कि हम लोग काम करेंगे तो हम लोग इतना पैसा कमाएंगे। फाइन, चलिए तो आज के लिए बहुत है। तो ये हमने सीख लिया कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी, बाकी चीज़ें कल सीखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल से आपके न्यूमेरिक क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है।